हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेस में। तो आज मैं आपके लिए ये जो वीडियो लेके आया हूँ वो स्पेशली ये बताने के लिए लाया हूँ कि आप 5 मिनट के अंदर, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 5 मिनट के अंदर 5 सवाल सीएसआईआर नेट के 4 मार्क्स के जो कि बेसिकली पार्ट सी से आते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो हमें जनरली लगता है कि जो पार्ट सी के सवाल होते हैं वो ज़्यादा टफ होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा। तो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन ये अवधारणा जो है सही नहीं है। मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करूंगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ सिलेक्टेड 5 क्वेश्चन लिए और जानबूझ के थोड़े से ऐसे क्वेश्चन लिए जो देखने में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगते हैं, ताकि आप पूरे पेपर को ध्यान से फोकस होके और शांति से एनालाइज करोगे तो ये देखोगे कि आराम से आप 20 से 25 क्वेश्चन निकाल सकते हो, इवन पार्ट सी से, जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन ये है कि आपका जो पूरा सिलेबस है बेसिकली जो सीएसआई नेट का, वो एटलीस्ट एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। मतलब आपको एटलीस्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल अच्छे से बहुत ज़्यादा मेमोराइज होना चाहिए, बिल्कुल सारी चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट सारी चीज़ पता होना नहीं है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है कि भले आपको 50% चीज़ें पता है, आपको एंटायर सिलेबस जो है नेट का वो केवल आपने 50% ही किया है, लेकिन उस 50% का एप्लीकेशन 100% आना चाहिए आपको। कम पढ़ो चलेगा, लेकिन बिल्कुल अच्छे से पढ़ो और सही से पढ़ो। क्या मतलब आपने सारा सिलेबस तो पढ़ लिया लेकिन आता उसमें से कुछ नहीं है, वो भी किसी काम का नहीं है। तो इससे अच्छा अगर आपको 40-50% टॉपिक ही अगर आपके प्रिपेयर हैं, लेकिन वो अच्छे से प्रिपेयर हैं, वो आपका सिलेक्शन जेआरएफ में पक्का करा देंगे। तो मैं यहाँ आपको प्रूफ करूंगा कि 5 मिनट में, मतलब 1 मिनट में एक सवाल कैसे किया जा सकता है, वो भी पार्ट सी का। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम हमारा सवाल। तो आइए चलते हैं हमारे पहले सवाल पे। तो देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये मैंने आपके लेटेस्ट जो है ना फरवरी 2025 में सीएसआईआर का पेपर हुआ था, जो कि बेसिकली दिसंबर 2024 का था, उसी के सवाल लिए हैं ताकि आपको लेटेस्ट पेपर के हिसाब से एनालिसिस करना आसान हो जाए। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर ना टाइमर भी लगा दिया है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। मतलब एक तरीके से आप लोगों के लिए प्रूफ हो जाएगा कि है ना 1 मिनट के अंदर भी ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है टाइम थोड़ा 1 से 1.5 मिनट हो जाए, क्योंकि साथ साथ मैं आपको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा समझाते भी जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इसका जो सोल्यूशन है, इसको जो सॉल्व करोगे वो आप आसानी से 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। मुझे हो सकता है समझाते समझाते थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट विच ऑलवेज होल्ड्स गुड इन्वॉल्विंग द जीरो ऑर्डर करेक्शन फर्स्ट ऑर्डर एंड द सेकेंड ऑर्डर परटर्ब एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट। और उसने ये बोल के दिया है कि जो ई नॉट है वो क्या है, एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो देखिए मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मैं आपको समझा भी रहा हूँ और सॉल्व भी कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट। तो देखिए ये जो कंसेप्ट आया है वो आपका कहाँ से आया है? वो आया है आपका वेरिएशन थ्योरम से, को जो क्वांटम केमिस्ट्री का एक पार्ट है। तो वेरिएशन थ्योरम ये कहती है, उसका स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई भी एक आप ट्रायल फंक्शन चुनते हो, लेट से फाइव, और इस ट्रायल फंक्शन को चुन के जब आप उसकी एनर्जी कैलकुलेट करोगे, लेट से वो है ई, तो ऊपर जो सुपर स्क्रिप्ट में है वो वन कहलाएगा। इसका मतलब होता है दिस रेफर टू द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सबस्क्रिप्ट जीरो से। ठीक है, तो E01 का मतलब हुआ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट। इसी तरीके से E00 का क्या मतलब हुआ, ऊपर जीरो है इसका मतलब जीरो ऑर्डर करेक्शन, और नीचे जीरो का मतलब ग्राउंड स्टेट। तो बेसिकली वेरिएशन थ्योरम ये कहती है कि जब भी आप किसी ट्रायल फंक्शन को चुन के एनर्जी कैलकुलेट करते हो तो उनका जो टोटल सम है ये हमेशा या तो इक्वल आएगा या तो ग्रेटर देन आएगा एग्जैक्ट कैलकुलेटेड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई नॉट से। ये फेमस स्टेटमेंट है वेरिएशन थ्योरम का। आप देख सकते हो 1 मिनट के अंदर बेसिकली हमने ये सॉल्व कर लिया। बस हमें कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए, वेरिएशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, और ये क्वेश्चन न जाने कितने बार आपके प्रीवियस ईयर में सीएसआईआर में अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न से रिपीट हुआ। और इसमें देखो बेटा, जो क्वांटम का ये आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है, और कोई कैलकुलेशन नहीं, नथिंग कॉम्प्लेक्सिटी है ना। आराम से आप इसको सिर्फ अगर कंसेप्ट पता है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी देख सकते हैं ऑप्शन, जो ऑप्शन अगर आप डी देखोगे E02, तो बेसिकली ये जो टू है ये रेफर करता है सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और जनरली ये हमेशा जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पहले चौथा ऑप्शन तो वैसे ही फॉल्स है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज द zeroth order correction and the first order correction to the ground state energy is always greater than or equal than E naught, that is the exact ground state energy। ठीक है, पहला और ऑप्शन बी मैच कर ही नहीं रहे हैं, ये तो है ना इरेलीवेंट है इस कंसेप्ट से रिगार्डिंग। तो आप देख सकते हो पूरा समझा के, सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन को मैंने कितने मिनट में सॉल्व किया है, 2 मिनट में।
एग्जाम जब आप दोगे तो आपको किसी को समझाना नहीं है, बस अगर आपको ये कंसेप्ट पता है आप देख सकते हो विद इन 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा सवाल जो आपका फरवरी 2025 में पूछा गया था वो था हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड के। ठीक है, चलिए हम टाइमर स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा सवाल जो लिया है मैंने आपका वो लिया है अभी फरवरी 2025 का आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम टाइमर पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए ये जो सवाल है इसमें कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा आप लोगों को यहाँ पर क्या चीज़ का पता होना, कंसेप्ट का। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो तीनों कंपाउंड्स हैं ए बी और सी, इसमें अंतर क्या है। जो कंपाउंड ए है उसमें आपके पास सी पी है, जो कंपाउंड बी है उसमें एक सी पी स्टार है और एक सी पी है, और जो कंपाउंड सी है उसमें दोनों क्या हैं आपके सी पी स्टार। सी पी स्टार उसने ऑलरेडी बता के रखा है ये क्या है, मिथाइलेटेड साइक्लोपेंटाडाइन सी पी। तो मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड कर दिए हैं। तो आपको अगर ये कंसेप्ट पता हो, बेसिकली कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ये क्यों होगी डिक्रीज, ड्यू टू द बैक डोनेशन। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख लो पहले, 1979, 1956 और 1930। क्या हो रहा है, लगातार फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगातार क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। तो एक सीपी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है, सीपी स्टार, और यहाँ पर क्या है सीपी स्टार टू। तो कहने का मतलब ए बी और सी में लगातार ये क्या होना चाहिए 1979, ये होना चाहिए 1956 और ये होना चाहिए 1930। तो आप ऑप्शन चूज कर लो, ए बी सी का 1 2 3 होना चाहिए। तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 मिनट के अंदर ये सवाल सॉल्व हुआ। ये टाइम 1.5 मिनट इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको मैं साथ साथ समझाते जा रहा हूँ। कंसेप्ट क्या है आपको यहाँ पे देखोगे तो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ के, दैट इज के इज कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट। और फोर्स कांस्टेंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टली, बॉन्ड स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बट क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करोगे मेटल्स के साथ, तो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या होगा, एक्सेसिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी और वो क्या करेगा, पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में बैक डोनेट करेगा, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दैट इज योर कंसेप्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे तीसरे सवाल। तो तीसरा सवाल लिया है मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि एक बेसिकली मैकेनिज्म बेस्ड सवाल है। अब आप इसको देखोगे ध्यान से, फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन द प्रोडक्ट फॉर्म इज, है ना, SN2 SN1, और बेसिकली मैकेनिज्म का टाइप पूछा है इसमें। तो इसको एनालाइज कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ बेटा, टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ और फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए आप पहले ये एनालाइज करो इस पूरे क्वेश्चन को कि इस रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट दिया है और प्रोडक्ट दिया है, तो बेसिकली क्या चेंजेस हो रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। तो आप देखोगे ये जो Cl है इसकी जगह क्या रिप्लेस हो गया है, साइनाइड, बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ध्यान दोगे, ये जो Cl था वो किस पर है, डैश पर, और साइनाइड भी किस पर है, डैश पर। इसका मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब ये पूछ रहा है किस मैकेनिज्म से गया है, तो अगर आपको सिर्फ मैकेनिज्म का एलिमेंट्री आइडिया भी है विदाउट नोइंग द एक्चुअल मैकेनिज्म की हुआ कैसे होगा, तो हम भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना एक्चुअल मैकेनिज्म जाने। देखिए पहला पूछ रहा है SN2 से होगा क्या, तो SN2 में क्या होता है, इन्वर्शन, तो डैश का हो जाना था वेज, तो SN2 तो नहीं होता, हो सकता। SN1 भी नहीं हो सकता क्योंकि SN1 में हो जाता है रेसिमाइजेशन, वी गेट द रेसिमिक मिक्सचर, रिटेंशन तो मिलता ही नहीं है उसमें। अब लास्ट ऑप्शन बचा है 1 2 एलिमिनेशन फॉलोड बाय 1 4, 1 4 फॉलोड बाय 1 4 एडिशन। तो बेसिकली एक एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन ही है, बट एक 1 2 और एक 1 4। अब इसमें क्या होगा, अब मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि आपको नहीं पता कि इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, पर आप इसको देखो और स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो ये समझ आ रहा है कि इस पूरे प्रोडक्ट में कुछ चेंज नहीं हुआ, बस Cl की जगह क्या लग गया है, साइनाइड। इसका मतलब जो पोजीशनिंग ऑफ एटम है वो चेंज नहीं हुई है। तो अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एलिमिनेशन फॉलोड बाई एडिशन, बट मुझे क्या बताना है, पोजीशन, 1 2 फॉलोड बाई 1 4 और 1 4 फॉलोड बाई 1 4। तो आपको पता है कि अगर एटम की पोजीशन चेंज हुई ही नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, 1 4 एलिमिनेशन होगा और वहीं पे फिर जाके 1 2 1 4 एडिशन हो जाएगा, ताकि जो सब्सिक्वेंट है वो क्या दिखे आपको, सेम पोजीशन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप चाहो तो मैं इसका आपको मैकेनिज्म ये हुआ कैसे होगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है ना
नंबरिंग दे देता हूँ, इसको थोड़ा सा आपको खोल लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। NOH और ये क्या है आपका Cl। देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो क्या होगा सबसे पहले, साइनाइड जो है, अभी आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, मतलब एक बेस भी है और एक न्यूक्लियोफाइल भी है। तो ये क्या करेगा सबसे पहले, इसका एक एच सब्ट्रैक्ट करेगा, इस पर क्या चार्ज बनेगा नेगेटिव, ये नेगेटिव का इंटरनल अटैक, ये पाई बॉन्ड की शिफ्ट और यहाँ से Cl का निकलना। क्या बन गया आप देख सकते हो, ठीक, ये तो सेम एज इट इज है। यहाँ डबल बॉन्ड, ये N और ये डबल बॉन्ड O निकल गया। तो बेसिकली एलिमिनेशन कैसा हुआ है, एक एटम नंबर 1 से गया है और एक कार्बन नंबर 4 से गया है, 1 4 एलिमिनेशन फॉलोड बाई 1 4 एडिशन। अब क्या होगा, यही साइनेज जो है, अब आपको प्रोडक्ट तो पता ही है ना क्या है, तो आपको पता है कहाँ लगाना है। ये वापस अपना डबल बॉन्ड गेन रिगेन करेगा, ये O पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यही O का नेगेटिव चार्ज सॉल्वेंट से क्या ले लेगा H+, एंड यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट। तो 1 4 एलिमिनेशन फॉलोड बाई 1 4 एडिशन। तो आप देखो 3 मिनट में तो मैंने इसको मैकेनिज्म के साथ सॉल्व कर लिया, वो भी समझाते हुए। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ या स्मार्ट तरीके से इसको एनालाइज करो, तो इस टाइप के सवाल में भले आपको नहीं पता है कि ये मैकेनिज्म कैसे हुआ होगा, बट स्टिल यू कैन फिगर इट आउट कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक, दैट इज कॉल्ड एज अ स्मार्ट वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। नहीं तो क्या होगा, बहुत से बच्चे लगे रहते हैं कि क्या मैकेनिज्म होगा, बना बना के देखेंगे, यही टाइम आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो देखो आपको तो पता है नेट में जो टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, करने कितने हैं आपको, करने कितने टाइम में, 180 मिनट्स में। मतलब आप ये देखो कि आपको एक सवाल करने के लिए 2 मिनट भी नहीं मिलता। और ऐसे में अगर आप मैकेनिज्म बना बना के क्वेश्चंस को ड्रॉ करोगे या इसका निकालने की कोशिश करोगे, मोस्ट प्रोबेबली यू विल रन आउट ऑफ योर टाइम, और फिर लास्ट लास्ट में फिर आपका थोड़ा सा टाइम सिचुएशन बढ़ेगी। ठीक है, तो पहले वो क्वेश्चन छाट दो जो आप 1 मिनट 2 मिनट के अंदर कर सकते हो, जैसे ये वाले। तो दिखने में ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लगते हैं बट एक्चुअली में होते नहीं है, बट थोड़ा सा आपको अपना माइंड शांत रख के उस क्वेश्चन की मेरिट के आधार पर इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए अगला सवाल, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री से अल्टीमेटली इजी सवाल है आपका। ठीक है, इसमें आपको पता है क्या है, चलिए मैं समझाने से पहले मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन को क्या करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन पहचाना है PQ R और S। बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो यहाँ जो कंसेप्ट है आपको जो लगेगा वो क्या लगेगा इसमें आपका, यहाँ पे आपको क्या करना है, ओनली चार्ज एंड मास बैलेंस करना है। ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है। चार्ज और मास बैलेंस का मतलब, चार्ज और मास बैलेंस का मतलब अगर आपके पास एक न्यूक्लियाई है जिसे हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, इसके चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से, जो कि होता है उसका एटॉमिक नंबर, और इसके मास को रिप्रेजेंट करते हैं A से। ये कन्वर्ट होता है Y में विद सम न्यूक्लियर एक्टिविटी या न्यूक्लियर एमिशंस। तो इसका जो न्यू एटॉमिक नंबर होगा, न्यू चार्ज होगा, उसको हम कह रहे हैं Z डैश, और उसके न्यू एटॉमिक मास को कह रहे हैं A डैश। तो बेसिकली आपको क्या बराबर करना है, दोनों का मास और दोनों का चार्ज। ठीक है, क्योंकि यही जो होते हैं वो कंजर्व रहते हैं, एटम्स एक दूसरे से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होते रहेंगे, कन्वर्ट होते रहेंगे। तो आप पहला ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या है आपका, पोलोनियम आपका रिएक्टेंट है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 84, एटॉमिक मास कितना है 210। ये कन्वर्ट हो रहा है आपका 82 लेड 206 में, और क्या निकला है ये पूछा है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर, पहले चार्ज बैलेंस कर लेते हैं, 84 है और ये 82 है, तो डेफिनेटली जो निकला होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, चार्ज कितना होना चाहिए, 2। और 2 का कौन कौन सा ऑप्शन है आपके, ए के में और डी में। तो बी और सी तो आप पहले एलिमिनेट कर लो, अब बस मुझे क्या देखना है, ए और डी में। अब थोड़ा सा यहाँ स्मार्ट एनालाइज करो, बाकी सबको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, 2 तो हमारे पहले से ही एलिमिनेट हो गए। अब आप देखोगे ए में जो एस है और एस है, इसमें डिफरेंट है, इसमें +1 है और इसमें कितना है -1। तो आप बस किसको एनालाइज करो, ऑप्शन डी को, जिसमें एस आ रहा है। तो कैसे बैलेंस करोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 मैग्नीशियम है, 23, और यहाँ पे क्या है Na है 11, 23, और एस पूछा है क्या होगा। तो अगर ये 12 है और ये 11 है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा जो निकला होगा, +1। और जैसे ही +1 आया ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा एस। तो ओवरऑल करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आपको बी और सी को तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेंगे, ट्रेडिशनल तरीके से पहले ए करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे, फिर मैच करेंगे। क्यों करना, एक ऑप्शन सॉल्व करो, ऑप्शन देखो और एलिमिनेट करो। ठीक है, आंसर आपका 2 मिनट के अंदर आ जाएगा, 2 मिनट के अंदर तो क्या है, तो 1 मिनट के अंदर ही आ जाएगा
अगर आप इसको सिक्वेंशियली और प्रॉपर्ली स्मार्ट तरीके से सॉल्व करोगे। ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करोगे जैसे ये सॉल्व करते हैं, तो ये तो बेटा आपके सेमेस्टर जो एग्जाम होता है उसके लिए होता है कि आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, थोड़ी सी स्पीड चाहिए एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, आगे बढ़े। अब आखिरी सवाल देखिए, ये लिया है जानबूझ के मैंने ऑर्डिनो मैट्रिक्स से। अब आप देखोगे ना तो इसका पूरा एक पेज जो है केवल इसी स्ट्रक्चर से भरा हुआ था। मैंने तो उसको क्या किया, थोड़ा सा स्प्लिट कर लिया है। तो क्या होगा ना, बच्चे सबसे पहले ना देख के ही घबरा जाएगा और इस क्वेश्चन की तरफ तो देखेगा ही नहीं कि करना क्या है, और उसे पता ही नहीं कि ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, 4 मार्क्स का है और 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं टाइमर के साथ। अब इसमें कंसेप्ट क्या है, आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, आपको कॉन्फ़िगरेशन से मैच करना है और उसके मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर से करना है। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या होता है बेटा, इसमें कंसेप्ट बस आपको ये याद रखना है कि जो आपका रेफरेंस कंपाउंड है वो है Re2Cl8। ठीक है, जो किसका डाइमर है, ReCl4-। ठीक है, तो ये जब डाइमर बनाता है तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर, वो आता है 4, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है σ2 π4 और Δ2। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप बेसिकली पढ़ के गए होंगे ऑर्गेनोमेट्री का ये वाला पार्ट, तो ये चीज़ें आपको पता हो। और ReCl4- में जो आपका Re है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3। +3 मतलब ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, D4। और ऐसे टोटल कितने रीनियम है आपके पास, 2। तो टोटल D में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो देखिए σ2 π4 और Δ2 8 हो गए। एंटी बॉन्डिंग में कोई है नहीं, और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 4। दिस यू शुड ऑल हैव टू नो। तो ये 1 मिनट तो हमको बस मेरे को आपको समझाने में गया है कि ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अब इसकी बेसिस पे आप सॉल्व कैसे करोगे, तो स्ट्रक्चर वाइज सॉल्व करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसे सॉल्व करना। आप देखो ऑप्शन ए में क्या है, आप इसको पहले कंडेंस्ड फॉर्मूले में लिख लो। कितने मॉलिब्डेनम है मेरे पास यहाँ पर, 2। तो मैंने कितना लिख लिया, MO2। ये जुड़े किसके साथ हैं, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये 4 सल्फेट के साथ जुड़े हैं। ये एक सल्फेट, ये एक सल्फेट, ये दूसरा सल्फेट, ये तीसरा सल्फेट और ये चौथा सल्फेट। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, ये एक सल्फेट ग्रुप हो गया, ये 2 सल्फेट ग्रुप हो गया, ये 3 सल्फेट ग्रुप हो गया और ये 4 सल्फेट। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MO2SO4 का होल 4। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितने का है, 4 माइनस का। बस आपको रेफरेंस पता है, इससे कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे जब आप मॉलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा, +2। +2 ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कितना, D4। एक मॉलिक्यूल का D4, तो 2 का कितना हो जाएगा, D8। सेम एज दैट ऑफ रीनियम। इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो बिल्कुल रीनियम के जैसा होगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर पे कितना होगा, 4। ऑप्शन चेक करो क्या है। पहला ऑप्शन σ2 π4 नहीं, दूसरा ऑप्शन σ2 π4 Δ1 नहीं, तीसरा ऑप्शन σ2 π4 Δ1 नहीं, चौथा ऑप्शन कितना है आपका, सिग्मा, थोड़ा सा मैं इसको एक सेकेंड इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ तब आपको समझ में आएगा, σ2 π4 Δ2। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए आपका, 4। बेसिकली ए की मैचिंग क्या हो जाएगी, A3 और Q। तो आप देखिए A3 और Q कहाँ है, केवल ऑप्शन ए में। ये ऑप्शन तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे कितना टाइम लगा आपको लगता है कि 1 मिनट से ज़्यादा लगा होगा, मैक्सिमम 1-1.5 मिनट। तो अब ये ना बिल्कुल पकड़ के मत बैठ जाना कि 1 ही मिनट, 1 से 1.5 मिनट में आपका मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा। मुझे तो टाइम इसलिए लग रहा है, देखो मैंने तो आपको पूरा कंसेप्ट बताया, रीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बताया, ये सारी चीज़ें समझाते हुए 3 मिनट लग रहा है ना। वहाँ एग्जाम में थोड़ा ना कोई समझाने वाला होगा, वहाँ तो आपको ऑलरेडी चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप इस टॉपिक को पढ़ के गए हो तो देखो आप देखोगे कि ये जो सवाल है, इस सवाल में आप क्लियरली देखो, है ना। जब क्वेश्चन देखोगे तो बच्चा क्या होता है, सबसे पहले इसी को देख के डर जाएगा और इसकी तरफ तो देखेगा ही नहीं, उसको लगे यार कितना। अब आप सोचो कितना डिफिकल्ट था इसको सॉल्व करना, हार्डली सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखा मैंने ये वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स तो देखे ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि इसका क्या होगा और ज़रूरत भी नहीं है। एक चीज़ बेटा हमेशा ध्यान रखना कि नेट में आपको पता हो कि 120 क्वेश्चन करने 180 मिनट्स में, 3 घंटे में, है ना। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे देखोगे तो हमारे पास 2 मिनट भी नहीं होते एक सवाल को करने के लिए। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मेरी बात, इस चीज़ को गांठ बांध लो कि नेट वाला जो एग्ज़ाम बेसिकली सेट करता है, जो नेट वाला जो पेपर बनाता है, वो कभी भी आपका टाइम ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि उससे पता है कि 120 क्वेश्चन अगर 1.5-3 घंटे में करने हैं तो ऐसे सवाल वो देगा ही नहीं जिसको करने में, सॉल्व करने में एक्चुअली कितना लग जाए, 4-5 या उससे ज़्यादा मिनट। तो हमेशा ध्यान रखना, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो कि नेट वाले जो है कभी भी आपका टाइम ख़राब नहीं करेंगे, वो आपका दिमाग ख़राब करेंगे।
इस क्वेश्चन को देख के, क्योंकि क्या होगा ना, सबसे पहले स्टूडेंट का यही दिमाग खराब हो जाएगा कि अरे ये क्या है स्ट्रक्चर, है ना। इतने पूरे स्ट्रक्चर को आपको एनालाइज करना नहीं था, आपको तो बस इसका कंडेंस फार्मूला निकालना था, रीनियम के साथ कंपेयर करना था, खत्म आपका आंसर। तो हमेशा ध्यान रखना, नेट वाले कभी भी आपका टाइम खराब नहीं करेंगे, वो आपका दिमाग खराब करेंगे, याद रख लेना इस बात को। ठीक है, हर क्वेश्चन में कुछ एक ऐसा छोटा सा कंसेप्ट, छोटी सी बात, जो बारीक से चीज़ लॉजिक्स छुपी होती है, जिसको अगर आप पकड़ लिए तो आपका क्वेश्चन उसको सॉल्व हो जाता है। हाँ, 2 से 4 क्वेश्चन तो आउटलायर होते ही हैं, वो जानबूझ के ऐसे देते ही हैं, जो आप तो छोड़ो कि हमारे भी 7 पुश्तों से नहीं बनने वाले एग्जाम टाइम, बाद में निकल के अच्छे से हमको पता हो वो अलग चीज़ है। और 2 4 5 क्वेश्चन के पीछे मैं अपना टाइम खराब कर मैं भी नहीं, ठीक है ना। वो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि होंगे ही 2 क्वेश्चन, कुछ रिसर्च पेपर से हो जाएंगे, कुछ डायरेक्ट डेटाबेस हो जाएंगे जिसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, आप उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो हमको इन चीज़ों पे तो ना टाइम वेस्ट करना है बच्चों, हमको तो क्या करना है, हमको तो हमारे जो 25 सवाल हैं उनको कैलकुलेट देखना है कि हम कहाँ से उसको स्कोर कर सकते हैं, और पहले उन सवालों को जो थ्योरेटिकल होती है, ये तो सिर्फ 5 सवाल हैं। आप पेपर एनालाइज करोगे प्रॉपरली, अगर मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊंगा तो कुछ टाइम में मैं आपको 2025 का पेपर जो है ना अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप क्लियरली वहाँ पे मेंशन वहाँ पे देख सकते हो कि आसानी से 20 से 25 सवाल तो आपको मिल ही जाएंगे पार्ट सी से। सेम फॉर पार्ट, ये तो पार्ट सी तो मैंने जानबूझ के पार्ट सी लिया था, क्योंकि अगर मैं पार्ट बी कर रहा था तो आप खुद ही बोलते सर पार्ट बी तो वैसे ही आसान होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है ना, सिंपल लॉजिक बेस्ड होता है, वो तो आसानी से हो भी जाते हैं अगर आपको उसका कंसेप्ट पता हो। तो इसीलिए मैंने सी पार्ट से लिया, क्योंकि एक तो उसका वेटेज जाता है 4 मार्क्स का, और उसमें से भी अगर आप स्मार्ट तरीके से लॉजिकली एलिमिनेशन करके मेथड से, है ना, तो आपको मैंने हर टाइप के दिखाए, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से, कि आप क्वेश्चंस को किस तरीके से स्मार्ट वे में एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हर क्वेश्चन के साथ उसको मेरिट पर सॉल्व कीजिएगा। आप यकीन मानिए, अगर आपने थोड़ा बहुत भी 40 से 50% सिलेबस भी पढ़ा है सफिशियंट है, बट उसका एप्लीकेशन 100 पार्ट आता हो, जैसे कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। ठीक है, तो विद दिस विल एंड अवर डिस्कशन यहाँ पे। तो इसी तरीके से मैं आपको आने वाले टाइम पे वीडियोस रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से यूजफुल इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।